फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट टू लेके आया हूँ पर्यावरण अध्ययन का, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, यूपीटेट के एग्ज़ाम के लिए, सुपरटेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम जो जुलाई में होना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पर्यावरण अध्ययन के। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। एक और बात, अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इन्वायरमेंट का, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप उस पार्ट को भी देख लीजिए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन डे 2 एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, मैं वन लाइनर ही करा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आपके एमसीक्यूएस के क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईपीए का पूरा रूप क्या है? ठीक है, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नोट कर लीजिए पहले ही है, क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये आपका ईपीए का पूरा रूप है, क्योंकि पूछा जाता है ईपीए का क्या है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन इसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। जहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आए, कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ईए से आशय है नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी। ठीक है, या ईए नहीं है, एनआईए है। ठीक है, एन ई ए एन ई ए क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। तो एन ई ए क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, अथॉरिटी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन क्वेश्चन हो गए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ पहले भी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को जाता है जो पर्यावरण के पूर्व प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पता होगा इको मार्क क्या होता है, बहुत सारे इसमें लिखा हो, लिख के आता है। जब तक आपका इको मार्क नहीं मिलता तब तक आप प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इको मार्क क्या है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब पर्यावरण प्रदूषित ना करे, इसलिए वहाँ पे इको मार्क का यूज किया जाता है। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, उनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। क्या दिया रहा है? इको मार्क का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1951 से दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। क्या आरंभ किया है? इको मार्क। ठीक है, प्रत्येक से 3 से 4 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन वाइज आपको ध्यान रखना होगा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। क्या आरंभ किया है? इको मार्क। ठीक है, धारणी कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग के लिए गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए कृषि मिशन चल रहा है। कब? वर्ष 2014-15 से। ठीक है, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए कृषि मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है। कौन है? पंजाब। नोट कर लीजिए, भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी को सेंड करिए, फॉरवर्ड करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। नागरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है, किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के लिए, के संरक्षण के लिए। ये 3 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलते हैं, सीटेट में, सुपरटेट में एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियम अधिनियमित हुए हैं वो क्या है? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना गया है, जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श गोयल। ठीक है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। फिर भी अगर कोई चेंज हुए तो चेक कर लीजिएगा आप इसको, क्योंकि करंट क्वेश्चन कुछ भी चेंज हो सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। कब की गई? 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। चलिए, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? W.M. एडम्स। ठीक है, W.M. एडम्स क्या है? वो ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक उन्होंने लिखी है, जिसको बोलते हैं हरित विकास। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाली Rio+20 सम्मेलन है। ठीक है, आपने सुना होगा Rio+20 सम्मेलन होता है जो। ठीक है, क्या है? धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो होता है उसका धारणीय विकास का, उस पे Rio+20 का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन एक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। क्या है ये? धारणीय विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम क्या है? Rio+20। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनरियो, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में। अब बढ़ते हैं आगे। 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। ठीक है, 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो Rio 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना गया। कौन सा है? कहाँ पे किया था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, Rio 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 जिसके नाम से जाना गया, कहाँ पे, कौन सा है? न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते। विकास की अवधारणा विकास की अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। क्या है वो? धारणीय विकास है। नोट कर लीजिए, धारणीय विकास। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, किसी का टाइम ना वेस्ट हो, आप प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ऐसे ही क्वेश्चन को लेके आया गया है। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने की वैश्विक चुनौती के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्या है? क्लब फॉर रोम। ठीक है, ये संस्था का नाम क्या है? क्लब फॉर रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, नाम सुना होगा आपने अच्छे से ही। पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है एजेंट 21 के नाम से। ठीक है,
एजेंडा 21 के नाम से, नोट कर लीजिए, एजेंडा 21 के नाम से, जिसे जाता है पृथ्वी समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर अर्थ समिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, देख लीजिए, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल रोम मृदा में से चिपकते रहते हैं। मूल रोम जो है वो मृदा से चिपकते रहते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? पैक्टिन के कारण। क्या है? पैक्टिन के कारण वो मृदा से चिपकते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट स्टडीज मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अपकर्ष, बहुत अच्छा नाम है, समझ गए होंगे आप इसमें है क्या चीज। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, देखते हैं। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ठीक है, पर्यावरण विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी का असंतुलन। मतलब सीधी सी बात है, आप अगर पर्यावरण के खिलाफ काम करेंगे तो वो क्या है? पर्यावरण अपकर्ष है। जो पर्यावरण के अनुकूल ना हो उसे बोलते हैं पर्यावरण अपकर्ष। तो इसमें सीधी सी बात है, वैसे लिखी हुई है। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना, पर मानवीय क्रियाओं कलापों के विपरीत परिवर्तन लाना। ठीक है, परिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकी असंतुलन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। क्या है? वन नीति आपकी संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका है, कब लागू हुआ था? 1986 में। औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। ठीक है, ये क्या है? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कुछ नियम है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए IMP। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। कौन करता है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। कौन करता है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जिसको बोलते हैं GEF। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। वैश्विक पर्यावरण, आगे देखिए, इसी का फॉर्म लिखा है नीचे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा क्या है? GEF क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी रियो अर्थ समिट 1952 के दौरान। कब की गई थी? रियो अर्थ समिट जो होता है 1952 के दौरान, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से बोलते हैं। ठीक है, कब की गई थी? 1952। GEF क्या है आपका? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड, LDCF उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? GEF क्या है उसके बारे में आपने ऊपर क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ठीक है, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, SCCF की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में GEF के कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्ष कौन है? नियोको इसी। ठीक है, जितने भी करंट क्वेश्चन है उसके अधिकारी आप देख ले सकते हैं, क्योंकि होता है कई बार चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पलाची माड़ा जो परिवर्तन के अपर क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ स्थित है? केरल में। नाम सुन लीजिए, पलाची माड़ा जो पर्यावर्तन की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो कहाँ पे है? केरल में। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंटल, ठीक है, को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? छाता विज्ञान। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? छाता
छाता विधान। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था। कब क्या पारित किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, इस चीज को क्वेश्चन आप एक बार फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर देख लीजिए। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम के में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने पारित किया था। क्या पारित किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू पारित हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो अब मैं अपना अगला वीडियो ईवीएस का नेक्स्ट डे डालूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए जितना हो सके आप क्वेश्चन को तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए एसआरएन क्लासेस चैनल को। ठीक है, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।